Good evening to everybody. Today I have got another opportunity. मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं और एक वीडियो के लिए यहाँ पे आज हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है बेसिकली आज हम बात करेंगे किस तरीके से भारत में हमारे महिला एपीओ किस तरीके से आगे जा रहे हैं और महिला एपीओ हमारे भारत में कितने हैं, महिला एपीओ की ज़रूरत हमारे भारत में क्या अहमियत रखता है। और मैं बताना चाहता हूँ क्यों क्यों भारत में अगर आज एपीओ का दौर चल रहा है, एपीओ में क्रांति आने वाला है, आ रहा है, तो क्यों महिला एपीओ को लेके ही ये क्रांति आगे बढ़ सकता है। कोई चीज़ शुरुआत ज़रूर होता है, बट शुरुआती दौर में जो दिखता है शायद वो आगे जा नहीं सकता है, शायद मुझे लगता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एपी की क्रांति शुरू हो चुका है, एपीओ का नाम शुरू हो चुका है, ये रुकने वाला नाम नहीं है। पिछले 5 से 6 साल के अंदर एपीओ के बारे में गांव गांव तक पता चल चुका है। बट ये जो क्रांति आ रहा है, ये क्रांति का सूत्रधर, ये क्रांति से और परिवर्तन की जो धारा है वो कौन लेके आगे जाएंगे, कौन वो ग्रुप्स हैं जो आगे लेके जाएंगे। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, महिला एपीओ, महिला एपीओ, जिस एपीओ में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होते हैं। कुछ चीज़ें मैंने देखा है पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ, पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि आज के दौर में ये बात हम कभी नहीं करेंगे कि पिछले 5 साल पहले जो बने थे क्या हुआ, पिछले 3 साल पहले बने हुए थे क्या हुआ, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ। आज के दौर में, आज के दौर में जो महिला एपीओ बन रहा है, जो महिला एपीओ गठन हो रहा है, क्यों मैं बोल रहा हूँ भारत में अगला जो क्रांति आएगा वो महिला एपीओ के द्वारा आएगा। चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। संस्कृत में, हमारे भारतीय परंपरा में एक शब्द है, एक शब्द नहीं एक लाइन है, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता। मतलब जहाँ नारियों का इज्जत किया जाता है, पूजा किया जाता है, या फिर नारियों को सम्मान दिया जाता है, नारियों को अच्छी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, जहाँ पे नारियों का सम्मान हानि नहीं होता है, जिस परिवेश में महिलाओं को समान अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो समाज में देवताएं, मतलब कुछ ऐसा था, मतलब हम इतना इसको संस्कृत में नहीं जाएंगे, आप लोग समझ चुके होंगे कि जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है वहीं पे कहीं ना कहीं एक शांति वातावरण लेता है। भगवान होता है, मतलब क्या है, खुशी, शांति, चैन, अमन, ये सब बोल सकते हैं, ये सब होता है। क्या आज वो माहौल है, क्या आज वो परिवेश है? मैं इस संस्कृति में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहता हूँ। ये संस्कृति थोड़ा मैं कुछ डालना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे। मैं ये सोचता हूँ आज के ज़माने में, देखिए हमारा संस्कृति हमको आगे लेने के लिए है, हमारा संस्कृति हमको पीछे ढकेलता नहीं है, ये हमारा सोच ढकेलता है। अगर हम सोच को थोड़ा बदलाव कीजिए, जत्र नार्यस्तु जीविका उपार्जनम रमन्ति तत्र देवता, अगर ये मंत्र को लेकर आगे चले तो मैं चाहता हूं कि एक नया मंत्र हम उच्चारण करें, एक नया मंत्र के साथ चले, जत्र नार्यस्तु जीविका उपार्जनम रमन्ति तत्र देवता। मतलब आप लोग बताइए ना, हम सब लोग माँ की पेट से तो आए हैं, या फिर कोई ऐसा अगर इंसान होगा जो मशीन से पैदा हुआ है, भाई वो मेरा बात मत सुनिए, हम सब माँ की पेट से ही जन्म लिए हैं। एक इंसान ना अपनी माँ को तभी पहचान सकता है जब उसकी बहन, एक पुरुष का बात कर रहा हूँ, जब उसकी बहन या बीवी अपने बच्चे को पेट में लेके उठ नहीं पाएगी, चल नहीं पाएगी। मैंने देखा है, जब मैं मेरा खुद का बात बताता हूँ, माँ का अहमियत क्या है तब तक पता नहीं चला, जब तक मैं मेरा बीवी, मेरा बहन को नहीं देखा कि बच्चा पकड़ के कितना कष्ट से वो आगे बढ़ रहे हैं, 9 महीना। तो क्या हमारी महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं? नो,
हालांकि वो सबसे बड़ा पवित्र काम है। उससे पता चलता है उसकी सहनशीलता कितना है, उससे पता चलता है कि माँ क्या है। बट हाँ, वही माँ, जो माँ अपने बच्चे को बड़ा करता है, उसके बाद क्या चाहिए उसे? जीविका चाहिए। तब तक पता नहीं चलता है, तब तक पता नहीं चलता है। तो सारा व्यक्ति यहीं पर समझना पड़ेगा, हमारी माँ, हमारे जो महिला के जो हमारी है ग्रुप्स हैं आज के डेट में, वो बहुत ही सहनशील हैं, बहुत कुछ सह सकते हैं। हमारे भारत में अगर हम विचार करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, जत्र नार्यस्तु जीविका उपार्जनम रमन्ति तत्र देवता। मतलब मेरा ये सोच है कि जहाँ जहाँ पे जब जब तक हमारी महिलाओं में ये सहनशीलता, ये सहने की शक्ति, ये धैर्य रखने की शक्ति उन्हें भगवान ने दिया है। बट हाँ, जीविका उपार्जन करवाने के लिए उनके पास वो अंदर की जो ताकत होना चाहिए वो तो है। उसको छोड़ के हमेशा क्या माहौल बना सके कि वो लोग भी अपना जीविका उपार्जन कर सके। वही आज का टॉपिक है कि भाई हमारे भारत में अगर आज के डेट में देखा जाए तो कम से कम 20 से 25 हज़ार तक उत्पादक कंपनियां पंजीकरण हो चुके होंगे या फिर इसी मार्च के अंदर हो जाएंगे। जो मेरा पिछला कैलकुलेशन था, मैं भी डाटा रखता हूँ कहाँ पे क्या होता है। अगर मैं थोड़ा इधर उधर भी हो रहा हूँ, मतलब गलती कर रहा हूँ, तो मुझे सुधारिएगा। हालांकि मुझे ये अनुमान है कि 2023 मार्च तक शायद 20 से 25 हज़ार उत्पादक कंपनियां बन के रेडी हो जाएंगे। तो उनमें से कम 1% भी महिला एफपीओ रजिस्टर नहीं हुआ है। तो महिला एफपीओ, मैं क्यों बार बार ये बोल रहा हूँ, महिला 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 एफपीओ, महिला एफपीओ। हमारे भारत में, मैं पहले से ही बोला, क्रांति अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ, ये मेरा दावा है, महिला एफपीओ के द्वारा ही आएगा। बट हमको ये समझना पड़ेगा कि क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों इतना दावे के साथ बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है। चलिए हम कारण को पास जाते हैं। क्यों हमारी महिला एफपीओ आज के डेट में, मैं बोल रहा हूँ कि ये भारत का भविष्य है। महिला एफपीओ भारत का भविष्य है। महिला एफपीओ से हम क्रांति ला सकते हैं। क्यों? पहला नंबर पॉइंट, हमारी जो महिला, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे महिलाएं सदस्य हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मानिए महिलाएं सदस्य हैं बट उनके पतियां बीच में काम कर रहे हैं, नहीं। ऐसा बहुत सारे एफपीओ में गया हूँ। मैं एक बार गुजरात भी गया था, वहाँ पे देखा कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, वहाँ पे देखा महिला तो आए हुए हैं, उनके साथ पतियां भी आए हुए हैं। तो वहाँ पे पतियों को बोल, ठीक है आप लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट बोलना तो महिलाओं को ही पड़ेगा, जो सदस्य हैं, पार्टिसिपेट तो उनको ही करना पड़ेगा। ऐसा बहुत जगह है जहाँ पे महिलाएं आगे रहती हैं और पुरुष लोग को संभाले। वैसा एफपीओ का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के मेंबरशिप, महिला सच में महिला काम कर रही हैं, आज महिला आगे आके काम कर रही है। मैं वो एफपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे अगर एफपीओ को देखेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ महिला एफपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ। वो एफपीओ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिन एफपीओ में मिक्स्ड मेंबरशिप है, महिला और पुरुष मिले हुए मेंबर हैं, या फिर मानिए कुछ एफपीओ में 30% महिला को रखा गया। नो, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ महिला एफपीओ, जहाँ पे सिर्फ महिला एफपीओ हैं और जहाँ पे सच में वो लोग इंटरनली काम भी कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो ओनली वुमेन एफपीओ, केवल और केवल महिला एफपीओ में मैंने देखा है कि मेंबरशिप करने के लिए बहुत एग्रेसिव मेंबरशिप कर रहे हैं, सदस्यता जो ग्रहण कर रहे हैं, सदस्यता बना रहे हैं, नया सदस्य को जोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सदस्य को जोड़ना एक बहुत ही अहमियत, बहुत ही जरूरी स्टेप है किसी भी एफपीओ पंजीकरण में। शायद ये भारत में अभी किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सदस्यता राशि का अहमियत कितना है और कितना कठिन है। आज के डेट में मैं जहाँ जाता हूँ, मुझे एक सवाल पूछा जाता है, अविनाश जी सदस्य कैसे जोड़ें, सदस्य कैसे हमारे पास आए। मैं ये सोचता हूँ कि भाई वही लोग ये सवाल करते हैं जो पिछले 10 सालों में या 5 सालों में किसान भाई के पास बैठे नहीं हैं। जो व्यक्ति किसान भाई के पास बैठता है, उठता है,
उसको जोड़ने का कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये देखा हूँ, देख रहा हूँ। किसको प्रमाण चाहिए तो मेरे पास आइए, मैं आपको लेके जाऊँगा। अगर लग रहा है कि सदस्य जोड़ना एक कठिन काम है, मैं स्वीकार करता हूँ, बट हाँ, असंभव नहीं है। आज के डेट में बहुत लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कैसे होगा, ये सवाल जहाँ पे मेरे को मिलता है मैं पकड़ लेता हूँ कि भाई यहाँ पे माहौल क्या है। बट हाँ, महिला के एपीओ में सदस्य जोड़ना चैलेंजिंग तो है, बट वो ये कर पाते हैं। उनके द्वारा ये एक असंभव चैलेंज नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीका से करते हैं, समझाते अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गाँव को बिना समझा के ले आते हैं, बहुत बढ़िया तरह के समझाते हैं। और गाँव में वो जानते हैं सबसे बढ़िया पॉइंट, गांव में महिलाएं जो एपीओ बनाते हैं वो खड़े उतरने के लिए कोशिश भी करते हैं कि हमने सदस्यता राशि लिया है तो कुछ करना पड़ेगा। वो जो फीलिंग उनमें रहता है, ये मैं देखा है भारत में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। और केवल महिलाओं के द्वारा एपीओ चलाया जा रहा है, उनके बीच में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला भावनाएं हैं कि हम सदस्यता ला रहे हैं तो हमको कुछ बेनिफिट्स करवाना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा वो अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं। पहला पॉइंट, मेंबरशिप करने में ये बहुत ही एग्रेसिव है, मेंबरशिप का कोई इनमें समस्या नहीं है। दूसरा पॉइंट में आते हैं, क्यों मैं बोल रहा हूँ भारत में महिला एपीओ भी भविष्य है। महिला एपीओ के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जहाँ पे पुरुष के द्वारा एपीओ बनाया जा रहा है, मैं कोई वैसा बात नहीं कर रहा हूँ कि केवल पुरुष के द्वारा बनाया गया एपीओ में कुछ काम नहीं होगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि कंपेरिजन अगर करेंगे, जो पुरुषों का एपीओ बन रहा है या फिर मिक्स वाला बन रहा है, पुरुष और महिला को मिलाया के बना जा रहा है, उसके कंपैरिजन पे सिर्फ और महिला इंटरेस्टेड आग्रही महिलाओं को लेके एपीओ बनाया जा रहा है। एक भी फर्क बताने का कोशिश कर रहा हूँ, क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख के बता रहा हूँ, मैं लिख के रखा हूँ, मोबाइल पे ही लिख के रखा हूँ। मैं उसके डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर डिफरेंस को आप लोग देखोगे तो कोई भी संस्था इसको ग्रहण करेगा। और विश्वास कीजिए, जितना पोटेंशियल महिलाएं एपीओ में मैं देख चुका हूँ, भारत का फ्यूचर वहीं पे, पहला पॉइंट में बता चुका हूँ। दूसरा पॉइंट में आते हैं, तो अगर आप स्टेट में जाएंगे, बिहार जाएंगे, बंगाल जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, आंध्र प्रदेश जाएंगे, ये चीज़ आपको क्लियर कट दिखेगा। क्योंकि वहाँ पे ये जो महिला का जो जैसे कि समूह का एसएचजी वाला जो कॉन्सेप्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहाँ पे जिस स्टेट में भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वहाँ पे ये महिला एपीओ बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये महिला एपीओ समझते हैं सहयोगिता क्या है, टाइम पे मीटिंग आना क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रभाव क्या होता है, ये लोग जानते हैं। ये लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से हम सदस्यता बनाना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा। ये ट्रेंड है, आपका समय जाया नहीं होगा। सबसे जो ज़रूरी है आज के डेट में मैं देख रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट। क्या स्किल होने से एक व्यक्ति मेंबरशिप कर पाएगा। मानिए आपको कहाँ इजी होगा, कहाँ। देखिए, समय आज के डेट में परिवर्तन के लिए समय अगर चला गया, समय के साथ अर्थ जाता है, रिसोर्सेस जाता है। सबसे अच्छा महिला एपीओ में क्या होता है, रिसोर्सेस बिल्ट इन है, आपको बस पहुंचा थोड़ा उनको ट्रेनिंग देना है। वहाँ पे जितना ट्रेनिंग में आपको समय और रिसोर्सेस जाया होगा, शायद मिक्स एपीओ में या फिर पुरुषों के एपीओ में शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा रिसोर्सेस जाया होने वाला है। दूसरा पॉइंट में मैंने बताया, रिसोर्सेस एक संस्था के लिए, एक संगठन बनाने के लिए जो खर्चाएं होती हैं, खर्चा होता है, जो टाइम जाया होता है, उससे कोई इसमें बचत मिल जाता है। पहला पॉइंट था कि एग्रेसिव मेंबरशिप वो इनबिल्ट कर रहे हैं, और दूसरा है कि टाइम का कमी है यहाँ पे। क्योंकि एक कम टाइम के अंदर, फ्रेम के अंदर, कम टाइम मतलब ये मत मानिए कि 6 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, जितना समय जाया होता है एक पुरुष और मिक्स्ड एपीओ में, मिक्स्ड मतलब जहाँ पे पुरुष और महिला दो मिक्स्ड है, मैं उसको मिक्स्ड एपीओ बोल रहा हूँ, उसमें जितना समय का जाया होता है, जितना स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत होता है, यहाँ पे शायद 70% कम रिसोर्सेस लगेगा बट कम लगता है। रिसोर्सेस में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। आते हैं 3 नंबर पॉइंट में, कन्फ्लिक्ट कहाँ नहीं होता है, विवाद कहाँ नहीं होता है। विवाद हर जगह में होता है, विवाद हर मन में होता है। वाद विवाद संवाद में उसे बोलता हूँ,
मन में ही संशय आ जाता है, करूं तो क्या करूं। जैसे कि आप देखेंगे भगवान अर्जुन जी को भी शंका आ गया था, करूं तो मैं क्या करूं। सीता मैया को मन में भी शंका आ गया था कि मैं ब्राह्मण को दान दूं या ना दूं। सबके मन में एक शंका जात होता है, वो शंका जब तक निवारण नहीं होता है तो वो कुछ ना कुछ कर ही बैठता है, पता नहीं उसका परिणाम क्या आता है। और वहीं से शुरू हो जाता है कि अगर वो समय और सिचुएशन के हिसाब से नहीं सही है तो उसे विवाद बोला जाता है, तो कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो कन्फ्लिक्ट कहाँ नहीं है, बट हाँ, पुरुषों के एपीओ में जितना कन्फ्लिक्ट है काम को लेके, एग्जीक्यूशन को लेके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेके, महिलाओं के एपीओ में उतना झंझट नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं। महिला का एपीओ समझता है। एक महिला को मैंने एक बार पूछा, क्या आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी आपका बेटी जिए? हर महिला मुंडी हिला के बोलता है नहीं। देखिए, हमारे गांव में जितने महिलाएं हैं ना, उनके ज़िंदगी में तकलीफ भरा हुआ है। कोई शहर में ये बात पूछता हूँ ना मैं, मुझे मिलता है उत्तर, मेरा बेटी मेरे से अच्छे जिए। ये नहीं बोलता है कि मेरा जैसा ना जिए, बट गांव में जब जाके मैं पूछता हूँ ना, हर महिला बोलता है कि मेरा जैसा बदतर जिंदगी मेरा बेटियां ना जिए। देखिए, यहाँ पे महिलाएं क्या है ना, रोजगार के लिए आते हैं, कुछ कुछ कमाने के लिए आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे एपीओज हैं जो महिलाओं का नाम मात्र सदस्य हैं, बट ना, मैं बात कर रहा हूँ वो एपीओ में, जो एपीओ में सिर्फ और सिर्फ महिला एपीओ बहुत इच्छुक तरीके से आए हैं, सदस्यता बना रहे हैं। जहाँ पे सदस्य ही नहीं बना पा रहे हैं, देखिए वहाँ पे इनकम्पिटेंट लोगों को लेके आपको क्या करना है। मैं बार बार ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस एपीओ में आप लोगों को लोगों को चुनते हो कि भाई सदस्य बनाने वालों को ही चुनना पड़ता है। आप अगर सदस्य बनाने ना वाले को चुनोगे तो भी भाई फंस गए आप लोग। सदस्य बनाना और सदस्यों का कमिटमेंट को पूरा करने के लोग हमको चाहिए। इसीलिए मैं बहुत तरह समझाता हूँ, बहुत तरीके से समझाता हूँ फील्ड में किस तरीके से हमको लोगों को चुनना है। हालांकि अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से महिला एपीओ फर्क में है, डिफरेंट है। महिला एपीओ में सबसे बड़ा क्या, कन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद पुरुष और मिक्स्ड एपीओ से कम है, काम को लेके, एग्जीक्यूशन को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके। और आते हैं चौथा नंबर पॉइंट, जो टारगेट वाला काम होता है, जो पुरुष वाला एपीओ, जैसे कि जहाँ पे देखिए, जहाँ पे लोग रहेंगे काम करने तभी ना टारगेट लेंगे वो लोग। पुरुष वाले एपीओ में क्या होता है, एक दूसरे को काम पुश करते रहते हैं। हालांकि वो चीज़ महिला एपीओ में भी होता है, कंपेरेटिवली कम होता है। और महिला एपीओ में वो महिलाएं इस तरह से हैबिचुएट हो चुके हैं, एसएचजी में काम करते करते महिला का एक जो लीडर है, जो एसएचजी को लीड करता है, उसके अंदर जो गुण है, जो गुण भरा हुआ है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, उसको काम देने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ ड्रिवन है। वुमेन की एपीओ में क्या हो रहा है, कुछ ऐसे लीडर्स चुन के आए हैं जो गांव में लीडरशिप लेना जानती है, तो उनको क्या होता है, समझाना की जरूरत नहीं है, उन्हें बस बता दो क्या करना है। टारगेट को वो समझती है, करने की कोशिश भी करती है। बट हाँ, आ जाते हैं पुरुष वाले एपीओ में। पुरुष एपीओ और मिक्स्ड एपीओ में ना, छोड़िए, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, बट हाँ, टारगेट ड्रिवन वो लोग इतना नहीं होते हैं जितना महिला एपीओ में है। जो पहला पॉइंट मैंने बताया, एग्रेसिव मेंबरशिप। दूसरा पॉइंट बताया कि किस तरीके से बहुत एक्टिव मतलब एसएचजी मूवमेंट कैसे हेल्प किया है महिला एपीओ को आज इस पैदान में, इस स्टेज में लाने के लिए। और कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताया, किस तरीके से कन्फ्लिक्ट्स इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है महिला एपीओ में। हालांकि क्रिएट करता है, बट वो इंटरनल रहता है, बाहर निकल के नहीं आता है। वो कोशिश करते रहते हैं सॉल्व करने के लिए, किस तरीके से वो जो बोला ना, क्यों ये होता है, क्योंकि टारगेट ड्रिवन महिलाएं हैं, क्योंकि वो चुन के आए हैं नीचे से, गांव के परिवेश से। महिलाएं का नेतृत्व विकास एसएचजी मूवमेंट ने कर दिया है। भारत में समूह का जो परिवर्तन आया है, उसे बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला स्वयं सहायता गोष्ठी समूह, जैसे बोल सकते हैं महिला स्वयं सहायता समूह। तो ये समूह के वजह से कुछ गांव की ग्रास रूट से कुछ लीडर पैदा हुए हैं। वो लीडर अगर एपीओ में आ रहा है, इसीलिए एपीओ सक्सेस होने का राह में जा रहा है। तो चलिए अब आते हैं कि
जैसे कि आप मानिए एपीओ एक आज प्रोड्यूसर कंपनियां जो बन रहा है, ये कुछ नहीं है, कोऑपरेटिव का ही एक मॉडल है। इसका जो परिचालना का, मैनेजमेंट का जो तरीका है, ये 90% सिमिलर है कोऑपरेटिव से, कोई फर्क नहीं है। और हर गांव में आज के डेट में जितना भी महिलाएं हैं, वो इंटरनल मैनेजमेंट जानती हैं, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हाउ टू हैंडल वुमेन मेंबर्स इन ए ग्रुप मीटिंग। चलिए ग्रुप मीटिंग का ही बात करते हैं। जो नियम कानून होता है, जो सोशियो लीगल प्रोसेस होता है, कोई भी एपीओ में अगर जाएंगे, कि सोशियो लीगल प्रोसेस है, तो सोशियो लीगल प्रोसेस को ना ये महिलाएं अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि वो बैंक जा जा के सीख गए हैं कि क्या करने से लोन मिलेगा। इतना तो ट्रेनिंग उनको दे दिया गया है। तो यहीं पे मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई सोशियो लीगल वाला पार्ट होता है ना, ये महिला एपीओ बहुत सीरियसली लेते हैं, महिलाएं सीरियसली लेते हैं। थोड़ा उनको समझाया जाए, थोड़ा उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होता है, वो बता देने के बाद ये महिला एपीओ अच्छे से कर पा रहे हैं। हालांकि पुरुष एपीओ में वो सिर्फ भारत में शायद मेरे हिसाब से पेन पेपर में चल रहा है, इतना सीरियसली वहाँ पे नहीं चल रहा है जितना महिला एपीओ में चल रहा है। महिला एपीओ का आप जाइए, किसी भी समूह में जाइए, रिजोल्यूशन कैसे लिखा जाता है उनको मालूम है, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं वो काम। पुरुष एपीओ में चलिए सब मालूम है, बट काम में दिखाने के लिए, करने के लिए उनको दिक्कत है। करेगा कौन, किसके गले में घंटी, वो वाला सिचुएशन वहाँ पे है। तो मैंने 5वीं पॉइंट बोला, सोशियो लीगल प्रोसेस, जो कि महिला के एपीओ में अच्छी तरीके से वो मेंटेन करना जानती हैं, वो ऐसे ही चला चला कि वो स्किल उनमें अंदर है। 6 नंबर पॉइंट में आते हैं। देखिए जब भी कोई महिला का एपीओ जो मैं बोल रहा हूँ, केवल महिलाओं के द्वारा बनाए गए एपीओ में क्या होता है, कोई एक लीडर नहीं होता है, क्योंकि जो भी वहाँ पे चुन के आते हैं वो सब लीडर्स ही होते हैं। मतलब महिला एपीओ में 3 से 4 ऐसे लीडर्स होते हैं जो लीड करते हैं। मतलब एक बंदा कोई ऐसा नहीं होता है जो कोई लीड करे। हालांकि अगर मतलब मैं भी क्या कर सकता हूँ, ये आप भी क्या कर सकते हैं, अगर वैसा एपीओ आपको बनाना है जहाँ पे एक ही बंदा लीड करे, वो आपका चॉइस है। बट हाँ, मैं जितना देखा हूँ महिला एपीओ में लीडरशिप क्वालिटी महिलाओं को ही आगे बुलाया जाता है। और जितना भी महिलाएं आते हैं वो इंडिपेंडेंट थॉट वाले होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग समूह से होते हैं। तो अलग अलग समूह के कारण अलग अलग इंटरेस्ट भी रहता है, कि नहीं हम उस ग्रुप से हैं तो उसका भी कुछ इंटरेस्ट है। दे गिव द रेस्पेक्ट टू देयर ग्रुप शेयर होल्डर्स। वो एसएचजी में जो लेडीज 15 सालों से काम कर रही हैं, 10 साल मिलके काम कर रही हैं, उनके भीतर में एक बॉन्डिंग है, वो तोड़ नहीं सकते हैं, वो बॉन्डिंग को वो तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए वो रेस्पेक्ट देते हैं उनका ग्रुप के मेंबर को, लीडरशिप के लिए प्रेशर भी रहता है। बट आइए देखिए मिक्स्ड एपीओ में, अरे जिसका पैन कार्ड है उसको ही लीडर बनाते हो आप लोग, वैसा नहीं होता है। महिला के एपीओ में वो जो लीडरशिप वाली बात है, उसके कारण यूनिफाइड डिसीजन मेकिंग, कोई अकेला व्यक्ति डिसीजन ले नहीं सकता है। महिला का अगर मानिए आप कहीं पे जाइए, महिला का एपीओ बनाइए जो समूह में काम कर रहे हैं, आपको 10 महिला 5 महिला बिठा के बात करना पड़ेगा, नहीं तो भाई झगड़ा होना रेडी है, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। बट ये चीज़ पुरुष एपीओ में, मिक्स्ड एपीओ में आराम से होता है, कुछ नहीं करना भाई, यूनिफाइड डिसीजन मेकिंग, कोई एक व्यक्ति डिसीजन लेता है, बाकी सब उसके पीछे भागते हैं, नहीं नहीं वो बोला है तो सही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम जो बोल रहे हैं हम ही सही हैं, ऐसा नहीं है। जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव लिया है, मैं उस बेसिस में बात कर रहा हूँ। 6 नंबर पॉइंट जो बड़ा डिफरेंस है महिला एपीओ में और पुरुष वाला एपीओ में या मिक्स्ड एपीओ में, कि यूनिफाइड डिसीजन मेकिंग, कोई अकेला व्यक्ति डिसीजन लेता है, वो सबसे ज़्यादा होता है पुरुष वाले एपीओ में। महिला एपीओ में एक महिला के हिसाब से कभी भी डिसीजन नहीं ले जाता है, वो डिसीजन लेगा तो फंसेगा। वो जानता है खुद कि अगर मैं महिला एपीओ में लीडरशिप, उनको ट्रेनिंग इतना दे दिया गया है समूह चला चला के, अकेला डिसीजन नहीं लेना है, वो ये जानते हैं, वो इसका परिणामों के बारे में भी जानते हैं। हालांकि पुरुष एपीओ में अभी तक ये परिणाम का भुगत अभी रहे हैं, धीरे धीरे वो केसेस आ रहा है, बढ़ भी रहा है, बढ़ेगा, क्योंकि यूनिफाइड डिसीजन मेकिंग से कुछ फायदा नहीं होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, महिला एपीओ में अगर कोई कन्फ्लिक्ट भी होता है तो वो रेगुलर प्रोसेस में ना उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो अंदर ही अंदर वो कोशिश उनका चलता रहता है कि इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि वो लोग जानते हैं
कि उनको आगे बढ़ना है और सबको सहकारिता, क्योंकि महिलाएं का जो एपीओ खुद बनाए हैं वो सहकारिता का सही मोल समझे हैं, इसीलिए वो विवाद को आगे ना बढ़ा के कोशिश करते रहते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया जाए। बट ये पुरुष वाले एपीओ में या फिर मिक्स्ड एपीओ में चैलेंजिंग वाला सिचुएशन है कि नहीं, वो ऐसा किया है तो वो अकड़ू रहता है, वो भी अकड़ू रहता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, शायद ऐसा बहुत कम होता होगा, बट मैंने जितना देखा है जितना भी कन्फ्लिक्टेड सिचुएशंस हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। पुरुष और मिक्स्ड एपीओ में ये चीज सॉल्व के तरफ नहीं जा रहा है, ये चैलेंजिंग होते जा रहा है, एक दूसरे को चैलेंज देते जा रहे हैं। इससे काम नहीं बनेगा, इससे तो काम नहीं बनने वाला है। अगर एक परिवार के अंदर एक भाई दूसरे भाई को अपोज करे, जैसे कि मैंने पहले से बताया, जत्र नर्जिस्तु जीविका उपार्जनम तत्र रमन्ति देवता, एक ही पॉइंट है। मैं तो मतलब भगवान तो मेरे को एक ही मैसेज दे रहे हैं कि भाई जहाँ पे आज के डेट में नारी उपार्जन करेगा वहीं आगे चलेगा। मुझे देखिए मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि मेरी नानी माँ, मतलब मेरी माँ की माँ, वो नारियल बेच के मेरी माँ को पढ़ाया था, इसीलिए मैं आज पढ़ा लिखा हूँ। एक महिला अगर पढ़ी लिखी बनेगी, रोजगार करने लगेगी, विश्वास कीजिए उसका पूरा पीढ़ी रोजगार करेगा। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, दावे के साथ बता रहा हूँ। जानते हैं हमारे भारत में ना पिछले 2 दशक के पहले सारा कमाई खेती से ही तो आता था। आजकल जो पढ़े लिखे बोल रहे हैं उनका परिवार कहीं ना कहीं खेती से रोजगार किया है। हालांकि आज का सिचुएशन अलग है, शहरीकरण बढ़ गया है, आजकल कंप्यूटर दबा के लोग रोजगार कर लेते हैं। जैसे कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति जाके ट्रेनिंग देके पैसा कमा लेता है, बकबक होकर पैसा कमा लेता है। बट हाँ, हमारा सबका शुरुआत खेती से हुआ है। और मैं बता देना चाहता हूँ, एक महिला अगर रोजगार करेगी ना उसका पीढ़ी सुधर जाएगा, जिसके लिए मैंने एक श्लोक बना दिया है जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जत्र नार्यस्तु जीविका उपार्जनम तत्र रमन्ति देवता। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बात आगे जाके बहुत बहुत लोगों को एक शक्ति देगा, ऊर्जा देगा। क्योंकि मैं यह जीता जागता उदाहरण हूँ, मैं देखा हूँ ये चीज़ मेरे परिवारों में, जहाँ पे महिलाएं रोजगार करती हैं ना, जहाँ महिलाओं को सम्मान नहीं, रोजगार पहले दिया जाता है, रोजगार करने की क्षमताएं दिया जाता है, रोजगार करने की दक्षता दिया जाता है, रोजगार करने का सुजोग को क्या हिंदी में बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, या फिर रोजगार करने के लिए वहाँ पे उनको मोटिवेट किया जाता है। तो कभी कभी मुझे हिंदी में भी समस्या होता है, माफ़ कीजिएगा। तो चलिए 7 नंबर पॉइंट में आते हैं। 7 नंबर पॉइंट गया कि जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बारे में बताया। 8 नंबर पॉइंट, सबसे ज़रूरी बात कि महिला एपीओ में वो क्या करते रहते हैं, वो अंदर ही अंदर उनका बेचना चलना, मतलब वो खुद का मार्केट वो समझती हैं। जैसे कि एक महिला सदस्य को ज़्यादा भरोसा करता है कि नहीं, तुम हमारा माल खरीद के लोगे, तुम हमारा सीड खरीद के लोगे, तुम हमारा बीज खरीद के लोगे। वो अगर हाँ बोल रहे हैं, मैं हाँ लूँगा, वो कमिटमेंट को पालन कर रहा है। पुरुष के एपीओ में वो नहीं हो रहा है, पुरुष के एपीओ में, मिक्स्ड एपीओ में वो नहीं हो रहा है। कमिटमेंट रखना कि भाई हम कमिटमेंट रखें, हमारे लीडर के प्रति कमिटमेंट रहे, वो कमिटमेंट सदस्यों का भी नहीं रहता है। सदस्य देखते हैं कि नहीं यार वो लोग फायदा उठा रहे हैं। पुरुष के एपीओ में, मिक्स्ड एपीओ में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, जो सदस्य हैं वो ऊपर वालों को, वह लीडर्स को ट्रस्ट फैक्टर की कमी है। बट वुमेन एपीओ में ट्रस्ट बनाने के लिए खरीदते हैं, बाउंड रहते हैं कि भाई अगर हम नहीं खरीदेंगे तो हमारा ट्रस्ट उनके तरफ, उनका ट्रस्ट हमारे तरफ टूट जाएगा। वो इसको समझते हैं। जो आपस में एक बंधन होता है, वो महिलाओं को पता है कि नहीं भाई, नहीं खरीदोगे तो नहीं टिकने वाले हैं, वो समझते हैं। और 9 नंबर पॉइंट में आते हैं। सबसे जो बड़ा पॉइंट है कि सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि मानिए आपने किसको चुन लिया, आपके लीडर चुन लिया, मानिए वहाँ पे काम ना हो पाया, तो पुरुष एपीओ में क्या होता है ना, मतलब मैंने इतना देखा हूँ, पुरुष एपीओ में काम ना होने के कारण वाद विवाद बढ़ जाता है, संवाद में कमी आ जाता है। बट महिला एपीओ में उनका लीडर जो है वो
इस बात को प्रॉपरली कन्वे करा पाते हैं कि देखो इसके कारण, किस चीज़ के कारण हमारे ये समस्या आया है। वो कन्विंस करने को कोशिश करते हैं, वो कन्विंस करने के लिए बार बार सोचते हैं कि नहीं, हमारा ये कोई भी एक भी सदस्य हमारे लिए जरूरी है, हर व्यक्ति जरूरी है। वो ये समझते रहते हैं, वो कन्विंस करते हैं, कहीं पे गलती हुआ तो मानते भी हैं, वो नमनीय रहते हैं, मतलब वो बहुत ही कन्विंसिंग रहते हैं। महिलाओं के जो लीडर हैं वो कोई गलती हो गया, कुछ रॉन्ग हो रहा है या फिर कोई लॉस हो रहा है, वो उसको स्वीकार करते हैं, चैलेंजिंग में लेते हैं कि भाई ये देखो हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई सामाजिक काम नहीं कर रहे हैं, लॉस होगा तभी प्रॉफिट होगा, रिस्क लेंगे तभी काम बढ़ेगा। जो रिस्क लेने वाला जो क्षमता है, ये क्या करते हैं महिला एफपीओ में, ये चीज़ कन्विंस्ड रहता है कि देखो भाई रिस्क ले रहे हैं, लॉस हो सकता है। पुरुष एफपीओ में क्या हो रहा है, लॉस का बात छोड़ दीजिए, लॉस लेने के लिए 10 बार डर रहे हैं कि अरे लॉस हो जाएगा, अरे इक्विटी ग्रांट का पैसा क्या करें। इक्विटी ग्रांट का पैसा शायद भारत में 99% एफपीओ में ऐसा ही पड़ा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैं शौक हूं क्यों 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 नहीं कर रहे हैं, किसका दबाव है, कुछ नहीं कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, उनको पता नहीं है रिस्क लेना भी है। यहाँ पे एफपीओ में रिस्क लेना है। महिला के ऊपर जाइए, महिला एफपीओ में बात कीजिए, महिला के एफपीओ में सदस्यता राशि आता है, फटाफट लोन बांट देते हैं, कुछ कमा तो देते हैं ना लोन से। महिला एफपीओ तो लोन देने में, हमारे भारत में जितने भी समूह चल रहा है, कहीं ना कहीं एक लोन सिस्टम उनके एक लोन देने वाला सिस्टम उनको कहीं ना कहीं एक समूह में एक है, कॉन्सेप्ट वहाँ पे इनबिल्ट है। तो वहाँ पे वो लोग जानते हैं कैसे इंटरेस्ट, किस तरीके से इंटरेस्ट वो कमा रहे हैं, मतलब लोन के जरिए से। महिला एफपीओ में रखिए पैसा, कल ही वो फाइनेंस कंपनी खोल देंगे, ना कोई आरबीआई ना किसका ज़रूरत। हाँ, ये बात पता चलना चाहिए, प्रोड्यूसर कंपनी में भी आप लोन दे सकते हो, हालांकि उसका क्राइटेरिया है किस तरह से दे सकते हो अपने सदस्य को। और डायरेक्टर लोग भी लोन ले सकते हैं, उसके लिए कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है, स्टार कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्यों हम जो आज बात कर रहे हैं कि महिला एफपीओ ही भारत का फ्यूचर है, भारत का भविष्य है, वो क्यों है। आगे आते हैं, जो कि 10 नंबर पॉइंट में आते हैं। महिला एफपीओ में एक प्रेशर रहता है लीडर के ऊपर, भाई परफॉर्म करना है, काम तो करना ही है, क्योंकि सदस्य से हम पैसा लाए हैं, बोल के पैसा लाए हैं। पुरुष वाले एफपीओ में ये नहीं रहता है। हाँ देखे हैं, पैसा तो आया है, बैंक में पड़ा है, हमने खा लिया है क्या, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो भाई, सरकार ने हमको बोला, हमने तो कलेक्शन किया है, ग्रांट तो आया, बैंक में पड़ा है। महिला एफपीओ में बोल रहा है कि देखो भाई पैसा तो आ गया, करेंगे क्या। ये सवाल बार बार उन्हें सवाल पूछना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, भीतर में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पुरुष एफपीओ में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला नहीं है। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा एफपीओ वैसा है, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ एफपीओ। देखिए, हर महीने में 50 एफपीओ से बात कर रहा हूँ आज के डेट में। हर महीने में, एक साल में 500-600 के एफपीओ, साल में अगर 365 दिन है ना, साल में मैं 600 एफपीओ 700 एफपीओ से मुलाकात कर रहा हूँ। पिछले 2 सालों के, कोरोना के बाद में ये दौर मेरा शुरू हो गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2000 से ज़्यादा एफपीओ मैं देख चुका हूँ। मैं देखने के बाद ये पता नहीं ये बात मैं कब से बोलना चाहता हूँ, बट हाँ तसल्ली तो हो जाए मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। आज मेरे पास वो भी एविडेंस है। आज मेरे पास कोई बोलेगा डाटा दिखाओ, अगर इसके ऊपर रिसर्च करना है तो मैं तैयार भी हूँ और पॉइंट भी दे रहा हूँ। रिसर्च भी हो, गवेषणा भी हो, 5 रिसर्च पेपर भी निकले। क्यों फ्यूचर, देखिए कोई चीज़ को मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैं इसीलिए प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि भारत में वुमेन एफपीओ का संख्या 1% से भी कम है। ये सोचने की विषय है। इतना बढ़िया अमूल का बात लेते हैं ना, अमूल क्यों सक्सेस है, क्यों आज के डेट में अमूल को छोड़ के उनको सक्सेस ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो महिला के द्वारा बनाया गया संस्था है। उसको समझना पड़ेगा। शुगर कोऑपरेटिव मर रहा है धीरे धीरे करके, रिवाइवल प्लान बहुत आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, बट हाँ मैं एक चीज बोला, ये कलयुग है, कलयुग में जत्र नार्यस्तु जीविका उपार्जनम
रमन्ति तत्र देवता। ये बात तो भाई मंत्र पकड़ के चलना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट कि अभी तक 10 पॉइंट के आसपास पार हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 11 नंबर पॉइंट में आते हैं कि महिला एपीओ में मैं बोला कि वो गांव से ही ट्रेंड हुआ है, ग्रास रूट से ही ट्रेंड हुआ है। तो वो एक जो लीडर आता है ना, उसको चैलेंजेस पता है। उसको 4 बजे घर भी जाना है, गाय का काम करना है, रसोई करना है, बच्चों को खिलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, फिर पति के लिए काम करना है, सबके लिए काम करके फिर अपने लिए भी काम करना है, अपने को खाना भी खिलाना है। वो इतना कुछ करने के बाद कैसे समय देगी? जो महिला डायरेक्टर्स है ना, या फिर महिला के जो लीडर्स है ना, विश्वास कीजिए वो लोग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि पुरुष का डायरेक्टर लीडर इतना नहीं कर रहा जितना गाँव के महिलाएं कर रही हैं। एपीओ में जो लीडरशिप ले रहे हैं ना, वो एक मल्टीटास्किंग लोग हैं। मैं बताना चाहता हूँ, दे आर द बेस्ट मल्टीटास्कर्स दैन द जेंट्स बेस्ट एपीओज और मिक्स्ड एपीओज। ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए ना, ये बात आप लोग भी समझ पाएंगे। आपके एपीओ में कोई डायरेक्टर होगा, महिला डायरेक्टर होगा, जो कि बहुत एक्टिव होगा, उसका जीवन देखिए। वो 4-5 बजे ही वो घर जाना चाहती है, क्योंकि नहीं, घर यूं जाना नहीं चाहती। बहुत सारे ऐसे भी डायरेक्टर महिलाएं हैं, रात 8 बजे तक काम करते हैं, तो पतियां भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, ऐसे भी महिलाएं हैं। बट इससे पता चलता है कि दे द मल्टीटास्कर्स। एक टाइम में वो 2-3 काम को वो एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखता है, जो कि पुरुष एपीओ में, हे प्रभु, बहुत ही कम मिलता है। बहुत ही कम, बहुत 1000 में कोई एक मिल जाए बस। मतलब इस तरीके का सिचुएशन है। मल्टीटास्कर्स हमको बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि मल्टीटास्कर्स तो होते ही हैं, बट अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। कि देखो भाई, मेरा दुकान खुला है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं तो आ नहीं सकता। देखो भाई, मुझे तो गाय के पास जाना है, आ नहीं सकता। बट महिला के लोग बोलते हैं, नहीं, मैं 2 घंटे के लिए आऊँगा, इतना काम करके जाऊँगा, बट आऊँगा जरूर। डिफरेंस यहाँ आ जाता है। मल्टीटास्किंग मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुरुष एपीओ मेरे को गाली करेंगे कि अविनाश बाबू बोले कि हम भी नहीं है। अरे भाई, मल्टीटास्कर आप भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मल्टीटास्कर होने के बाद अगर एपीओ में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हो, वो मेरा पॉइंट है। मल्टीटास्कर बनना ठीक है, जो है बढ़िया है, बट हमारे एपीओ को आगे लेने के लिए मल्टीटास्किंग का थोड़ा भी टास्क यहाँ से भी कर लो भाई ना। पुरुष एपीओ मिक्स्ड एपीओ में बहुत ही कम दिख रहा है। मल्टीटास्किंग के लोग मल्टीटास्किंग का काम नहीं कर रहे हैं एपीओ में। कोई एक काम को पकड़ के मैंने तो कर दिया था, बट महिला एपीओ में 10 काम में दिमाग घुसाती है। कहाँ पे कौन नहीं आ पाया काम करने में, वो कौन करेगी, देखते हैं। मानिए कोई एपीओ है, 3 काम दिया गया है, एक के लिए कोई सदस्य नहीं आ पाया, तो वो दूसरा काम को भी करने के लिए व्यवस्था करते हैं या खुद एंगेज हो जाते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं कि घर का काम करके यहाँ का भी काम करो, ऐसा नहीं मैं बोलना चाहता हूँ। सिर्फ वो ही नहीं है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, अपना काम को छोड़ते हुए भी दूसरे का काम को करने के लिए उसकी चाहत उसके जिंदा रहता है। मैंने इसे देखा है एपीओज में, ये सारी चीज़ें देखा है। अभी देखिए 12 पॉइंट हो चुका है, 13 पॉइंट में आते हैं। जो महिला का एपीओ है ना, पूछ के देखिएगा। आप पूछिएगा आपको डेली कमाई चाहिए कि नहीं, वो क्या बोलेंगे। अभी पुरुष के एपीओ में देखो, क्या कोई सदस्य डेली कमाने के लिए इधर आया है? पूछिएगा जरूर। हाँ, सब तो मुंडी हिलाएंगे, हाँ आए हैं। उसके लिए काम कौन करेगा, प्रस्तुत कितने लोग हैं, तब उत्तर देखिएगा। पैसा कमाने के लिए तो आए हैं, बट डेली काम करने के लिए कौन आया है? महिला एपीओ में डेली काम करने के लिए भी प्रस्तुत है, वो डेली कमाना भी चाहते हैं, डेली काम करने के लिए भी प्रस्तुत है। हालांकि पुरुष एपीओ में, मिक्स्ड एपीओ में ये चीज़ मैंने बहुत ही कम देखा है। उसके बाद 14 नंबर पॉइंट, हाँ, जब टीम वर्क आता है तो महिला एपीओ में मैंने एक चीज़ देखा है। हालांकि उनके अंदर वाद विवाद रहता है, फिर भी वो लोग थोड़ा काम के लिए, अपना कमाई के लिए, अपने ईगो को छोड़ने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, क्योंकि उनको दे आर कम्प्लीटली ट्रेंड, उनको ट्रेनिंग पहले से ही है। रोजगार है तो भाई सब कुछ पीछे रखो और काम करो पहले। पुरुष एपीओ में ईगो आ जाता है,
अगर ईगो है किसके अंदर, वो ईगो दिखता है बाहर, काम में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बंद नहीं होने के नाम नहीं लेता है। या फिर मिक्स्ड एपीओ में भी मैंने ये केसेस देखा है। बट महिला के एपीओ में अगर रोजगार का स्रोत आंख में दिख रहा है तो विवाद को पीछे रखने को ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो रखने के लिए 2-3 लीडर आगे आ जाते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि भाई ये छोड़ो और आगे चलो, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और पुरुष एपीओ में शायद मैंने ये बहुत ही कम देखा है। और नेक्स्ट नंबर पॉइंट हम बताएंगे कि हाँ, लास्ट नंबर पॉइंट बताएंगे, और भी बहुत सारा पॉइंट है मैंने लिख के रखा है, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आई डोंट वांट टू ड्रैग इट मोर। सो सबसे बड़ा चीज़ मैं बताऊंगा, महिला एपीओ में वो जो भी प्रोमोटिंग एजेंसी हैं उनको भरोसा बहुत करते हैं और उनका बात मानते हैं। जो बोला जाता है ना, जो प्रोमोटिंग एजेंसी जो बोलना चाहता है कि ये चीज़ आप लोग करो, वो सीरियस रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क का फैक्टर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो रिस्क कम आएगा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो रिस्क ज़्यादा आएगा। मैं इसको बोलता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क फैक्टर, डबल आर फैक्टर, आर स्क्वायर बोल सकते हैं, ऐसे ही जिस तरह कि याद रहे सब लोगों को। डबल आर क्या है? डबल आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क फैक्टर, डबल आर फैक्टर। तो पुरुष एपीओ में या फिर मिक्स्ड एपीओ में मैंने बहुत ही कम देखा है कि जो प्रोमोटिंग एजेंसी रहता है, प्रोमोटिंग एजेंसी उनके बीच में जो तालमेल होना चाहिए, शायद वो थोड़ा सा डगमगा रहा है आज के डेट में। इतना मैं देख नहीं पा रहा हूँ जितना महिला के एफपीओ में मैं देख रहा हूँ। महिला के एफपीओ में महिला जो लीडर्स हैं उनके कंपैरिजन में पुरुष और मिक्स्ड एफपीओ में इतना जुड़ाव मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैंने कुछ 12-13 या 14 पॉइंट्स मैंने डिस्कशन किया, और भी पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं कि और पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसलिए शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक ये 40 मिनट्स का प्लस हो चुका है, पता नहीं कितने लोग यहाँ तक देखते होंगे। जो भी देखते होंगे लाइक दबा दीजिएगा। और मेरा जो कोशिश रहा है, मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एक संस्कृत शब्द ही बोलना चाहता हूँ, जत्र नाज्यस्तु जीविका उपार्जनम रमन्ति तत्र देवता। मैं ये चीज़ को बहुत मानता हूँ, और शायद मेरा ऑर्गेनाइजेशन का यही टैगलाइन बने, जत्र नाज्यस्तु जीविका उपार्जनम रमन्ति तत्र देवता। ये मैं स्लोगान के साथ ये वीडियो आज मैं क्लोज करना चाहता हूँ। और मेरा उम्मीद है कि जिस तरीके से मेरी माँ के वजह से आज मैं इधर हूँ, आज खेती से ही हमारा परिवार का एक पीढ़ी अपना गुजारा करके आगे आया है बोल के आज कहीं ना कहीं हम एक अच्छी ज़िंदगी में जी रहे हैं। और हम भी, हमारा जनरेशन भी लगा है किसान भाइयों के लिए, किस तरीके से किसान भाई आगे बढ़े। किसान का परिवार अगर आगे नहीं गया, किसान का जो हमारे दीदी लोग हैं, जो महिलाएं हैं, अगर वो आगे नहीं गए, नहीं होने वाला है। चलिए, मैं इस वीडियो को स्पेशली डेडिकेट करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ महिला एपीओ के लिए, और बताना चाहता हूँ कि भारत में क्रांति आएगी जरूर, एपीओ सफल से सफल बनेगा जरूर, बट इसके लिए सिर्फ और सिर्फ महिला एपीओ की जरूरत है। महिला एपीओ, सिर्फ और सिर्फ महिला एपीओ ही एपीओ मूवमेंट को आगे ले सकते हैं। 14 कारण 14 रीजंस मैंने इस वीडियो में डिस्कशन किया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सारे लोगों से, जत्र नार्यस्तु जीविका उपार्जनम तत्र रमन्ति देवता। जहां जहां पे नारियों का जीविका हम सुधारेंगे, खुशी, चैन, सुकून, उन्नति वहीं पे ही आएगा। धन्यवाद।